अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तौसिफ मजीद आज आपके लिए लाया हूँ एक स्पेशल क्लास जो कि क्लास 11th के लिए होने जा रहा है। ये उन बच्चों के लिए ख़ास है जिनका अब जल्दी ही एग्ज़ाम होने वाला है। और आज का क्लास मैं लाया हूँ आपके लिए पॉलिटिकल साइंस के लिए। सबसे पहले हमने इसमें क्या किया है, हमने सबसे पहले हर एक चैप्टर में से हमने जो इसके रिलेटेड जो है गेस्ट बना ली है। तो इसमें से हमारे अकॉर्डिंग, हमारे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कम से कम 70% चांसेस आने हैं। इस जितने भी इसमें क्वेश्चन हैं उनमें से ऑलमोस्ट 70% क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। तो आज हम क्या करेंगे, सबसे पहले हर एक चैप्टर की जो हम जितनी भी हमने यहाँ पे गेस बना ली है, जितने भी हमने यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए हैं, एक तो सबको पहले ऐसे ही हम पढ़ लेंगे और सब क्वेश्चंस को हम यहाँ पे आपके साथ शेयर भी करेंगे। और दूसरा हम क्या करेंगे, जो पहला चैप्टर इसमें से आपके लिए हम पूरा डिस्कस करेंगे। जितने भी गेस्ट क्वेश्चंस पहले चैप्टर में से होंगे उन सब को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो भी आपका पहला कुछ चैप्टर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, उसको हम अच्छे से जो है डिटेल में जो आज ही कंप्लीट करके पहला चैप्टर देंगे इंशाल्लाह। ऐसे ही नेक्स्ट एक दो दिन में हम ये सारे क्वेश्चन जो है पूरे डिस्कस करके देंगे, तो इंशाल्लाह आपका एग्ज़ाम भी अच्छा होगा। तो जिसको भी इनके जो हम नोट्स बना लेंगे या जो हमने नोट्स ऑलरेडी बना के रखे हैं, जिसको भी इसके रिलेटेड वो नोट्स चाहिए, उनका पीडीएफ चाहिए, इस गेस्ट पेपर का पीडीएफ चाहे, वो कमेंट में बोलिएगा, तो इंशाल्लाह हम उसको शेयर करेंगे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको अपनी टेलीग्राम चैनल का लिंक भी ज़रूर देंगे और वहाँ पे आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी। तो सबसे पहले जो आपको पहला चैप्टर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड, इसमें से जिन भी क्वेश्चंस के आने के चांसेस हैं, पहला क्वेश्चन है उसमें से व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि आपको पता है पहला चैप्टर आपको जो भी पॉलिटिकल साइंस में है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो इम्पॉर्टेंट आपको चैप्टर है, तो सारे चीज़ें यहाँ पे जो भी डिस्कस किए जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड ही डिस्कस किए जाएंगे। तो इसी का जो पहला क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को अभी हम डिटेल में डिस्कस भी यहाँ पे करेंगे और बहुत ही इजी वर्ड्स में हमने उनको बनाया है और इंशाल्लाह वो सबके लिए उससे प्रिपेयर होना बहुत ही इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले जो पहला चैप्टर है इसके क्वेश्चंस हम खाली यहाँ पे रीड करेंगे पहले। तो सेकंड हाफ में अभी हम देखेंगे कि जो पहला चैप्टर है इसके जो जितने भी 7 क्वेश्चंस हमने इसके लिए ये समझे हैं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट हो गए, इंशाल्लाह सब एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो इसी तरीके से जो इसी का दूसरा क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 का दूसरा चैप्टर जो आपका यूनिट 1 है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो यूनिट 1 है, जिस चैप्टर का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। तो इसमें जो दूसरे नंबर पे क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोथ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। इस चीज़ को एक्सप्लेन, तो आपको इसमें से कोई ना कोई या तो रिजिड पार्ट या तो फ्लेक्सिबल पार्ट, और आपको दोनों के लिए वहाँ पे पूछा जाएगा। तो आपको इन चीज़ों को एक्सप्लेन करना है अच्छे से, इसको भी समझाएंगे कि है क्या ये रिजिड एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, इंशाल्लाह डिस्कस होगा। तो तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तीसरा क्वेश्चन जो यहाँ पे हमने आपके लिए इंपॉर्टेंट समझा है वो है फंडामेंटल राइट्स के रिलेटेड, जो कि हर एक एग्जाम में ऑलमोस्ट इससे कुछ ना कुछ पूछा जाता है। तो तीसरा क्वेश्चन जो है वो है व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो इनकी इंपॉर्टेंस भी हमें एक्सप्लेन करनी है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में एक ट्विस्ट ये है, आपको ये समझना है इस वाले क्वेश्चन में, एक तो फंडामेंटल राइट्स तो आपको बोलने ही बोलने, यू हैव टू इनुमरेट ऑल द 6 फंडामेंटल राइट्स दैट वी हैव इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक तो वो, दूसरा इसमें से फंडामेंटल राइट्स की इंपॉर्टेंस क्या है वो भी। लेकिन एक और ट्विस्ट ये है, जितने भी 6 फंडामेंटल राइट्स हैं इसमें से किसी भी फंडामेंटल राइट को एक्सप्लेन करने के लिए पूछा ही जाएगा। सो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स को अच्छे से समझना है। इंशाल्लाह हम भी अपनी एंड से कोशिश करेंगे कि आपको इन 6 फंडामेंटल राइट्स को समझाने की कोशिश करेंगे। जो भी इसका मेन पार्ट होगा इंशाल्लाह अभी इसी वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। जो इसका चौथा क्वेश्चन है वो है व्हाट आर फंडामेंटल ड्यूटीज। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल ड्यूटीज भी रखे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक इंसान के लिए और गवर्नमेंट के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को भी अभी हम डिस्कस इंशाल्लाह करेंगे। तो
तो इसको भी एक्सप्लेन बोलने के लिए कहा जा सकता है। तो इस चीज को भी आप ध्यान में रख के जो प्रिपेयर करोगे। जो हमारे पास 5वां क्वेश्चन है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट। इसमें भी हमें समझना है, अगरचे हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को हमें क्या पता है अभी तक कि सर हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरलिज्म पे बेस्ड है, दिस इज बेस्ड ऑन फेडरलिज्म। लेकिन एक और चीज आपको यहाँ पे ये समझना वो ये है कि अगरचे ये फेडरलिज्म पे बेस्ड है लेकिन इसका जो स्पिरिट है वो यूनिटरी भी है। इन दोनों के बीच में भी अभी हम डिफरेंस इसी वाले लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और जो 6th क्वेश्चन है इसके रिलेटेड, जो 6th क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको देखना है कि इलेक्शन कमीशन जो है इसके रिलेटेड कितने फंक्शंस हैं और कंपोजिशन क्या है उसका। दैट मीन्स इलेक्शन कमीशन जो है वहाँ पे कितने इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और उनके फंक्शंस हैं, स्टेटस देखेंगे, उसकी सैलरी देखेंगे किस अकॉर्डिंग है और उसको कोई क्या डिसमिस कर सकता है अपने पोस्ट से या नहीं, इस रिलेटेड। और उसकी जो इंपॉर्टेंस है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इलेक्शन के एतबार से उनकी इंपॉर्टेंस क्या बनती है यहाँ पे। 7वां क्वेश्चन ऐसे ही जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है कि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड हमें देखना है कि इसकी जो हम ऐसे बोलेंगे कि लेगेसी जो है ना वो किसके बेस पे। और वी कैन से एज वी नो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज आल्सो नोन एज द बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन। सो देयर आर सो मेनी आइडियाज विच आर बोरोड फ्रॉम द अदर कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड। सो इसमें से कहाँ से वो ट्रेस किए जाएंगे, डिफरेंट आइडियाज किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं, दुनिया के कौन कौन से मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन से इन आइडियाज को लिया गया है, इनको भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको जो है ज्यादा बड़ा क्वेश्चन आने की चांसेस नहीं है। ये 7वां क्वेश्चन जो है आपको शॉर्ट आंसर यहाँ पे आने के चांसेस हैं कि या तो ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा या भी और कुछ। तो इंशाल्लाह इस वाले पहले चैप्टर को अभी हम पूरा यही पे डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी हम देखेंगे कि जो कि आपके बहुत सारे और भी चैप्टर्स है, जैसे कि आपका यूनिट 2 है उसमें भी हम देखेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो आपका यूनिट 2 है उसमें हम अभी जो बात करेंगे कि वहां पे क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जैसे उसमें आपको पूछा जा सकता है कि आपको पावर और फंक्शन बोला जाएगा, पूछा जाएगा किसके रिगार्डिंग, सर प्रेसिडेंट का पावर क्या है, सर प्राइम मिनिस्टर का पावर क्या है, चीफ मिनिस्टर का पावर क्या है और गवर्नर का पावर क्या है। तो जो चार पॉलिटिकल ये बॉडीज है, हर एक के अलग से फंक्शंस भी हैं और पावर्स भी हैं, तो हर एक को डिस्कस करना पड़ेगा। और यू हैव टू नो रिगार्डिंग ऑल दीज पॉलिटिकल बॉडीज वेरी वेल। तो हम इनको भी इंशाल्लाह कल वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो शॉर्ट में हम जो है कुछ इसमें 2-3 लेक्चर्स बना के आपको ये पूरे क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करके देंगे और उन क्वेश्चंस के रिलेटेड जो भी हमारे पास इस रिलेटेड जो हमने क्वेश्चन बनाए हैं उसका PDF आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम की लिंक होगी, आप वहां से इन जो फ्री हासिल कर सकते हो सब कुछ। तो अब इसी का दूसरा क्वेश्चन जो है आपको पूछा जा सकता है कि राज्यसभा एंड जो लोकसभा है इनके बीच में डिफरेंस क्या है। तो ये दोनों आपसे पूछे जा सकते हैं, इंशाल्लाह इसको भी हम डिस्कस करेंगे आगे। वैसे ही आपको तीसरा क्वेश्चन है यूनिट 2 से रिलेटेड, वहां पे आपको पूछा जाएगा हाउ इज द प्रेसिडेंट इलेक्टेड। जो हमारे मुल्क के जो सदर होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, उसको किस तरीके से इलेक्ट किया जाता है और कौन सी बॉडी उसको इलेक्ट करती है। जैसे हमें पता है इलेक्टोरल कॉलेज, उसको भी आगे जाके समझेंगे। और चौथा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि पार्लियामेंट है क्या असल में और हमें चाहिए क्यों पार्लियामेंट। तो इसकी इंपॉर्टेंस भी हमें जो है यहाँ पे समझनी है, पार्लियामेंट की नीड क्यों है, ठीक है ना, और पार्लियामेंट क्या है। तो इन दोनों कंसेप्ट को हम समझेंगे, पार्लियामेंट की इंपॉर्टेंस को भी हमें क्यों जरूरत है और है क्या ये पार्लियामेंट। इसी तरीके से जो 5वां क्वेश्चन है जुडिशरी के रिलेटेड, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जुडिशरी क्या है और हमें इंडिपेंडेंट जुडिशरी की क्यों जरूरत है। अगरचे डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी का क्या वैल्यू रहता है, क्या इंपॉर्टेंस रहती है, इस चीज को इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में जरूर हम डिस्कस करेंगे। वैसे ही जो एक्सप्लेन पावर्स एंड द फंक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के फंक्शंस, पावर्स को डिस्कस कीजिएगा। इवन हाई कोर्ट्स जो हर एक स्टेट में होते हैं उनको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके बाद होता है चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट, यहाँ से ये चैप्टर नंबर 3 है।
थोड़ा ऊपर आया है। चैप्टर नंबर 3 जो मैंने यहाँ पे सर्कल किया है, चलो इसको डिफरेंट कलर से मैं सर्कल करके दूंगा, इंशाल्लाह आपको ये फिर अच्छे से समझ आ जाएगा। चलो लेट इट बी दिस वन। तो एक मिनट आप वेट कीजिएगा, यहाँ पे इसको इस वाले कलर से मैं सर्कल करके दूंगा, जो कि चैप्टर नंबर 3 इस लाइन के नीचे से स्टार्ट होता है। सो इस लाइन के नीचे से चैप्टर नंबर 3 हमारे पास अब स्टार्ट होता है। तो चैप्टर नंबर 3 में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए है, पहला है व्हाट इज फेडरलिज्म, इज इंडिया अ फेडरल कंट्री। फेडरलिज्म है क्या, क्या हिंदुस्तान एक फेडरल कंट्री है। फेडरलिज्म को मैं शॉर्ट में यहाँ पे भी बोलूँगा, फेडरलिज्म एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जहाँ पे गवर्नमेंट को डिफरेंट लेवल्स में क्या किया जाता है, डिवाइड किया गया होता है। जैसे इंडिया एक फेडरल कंट्री है और इसको हम 3 टायर गवर्नमेंट भी बोलते हैं। जैसे कि हमें पता है सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है और हमारे पास लोकल बॉडी गवर्नमेंट है। जहाँ पे लोकल बॉडी गवर्नमेंट भी, वहाँ पे रूरल और अर्बन बॉडीज में डिवीजन उनका हुआ है। इसको भी इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो इतना मैं डिस्कस करके यहीं पे दूंगा कि अगर आप उतना ही लिख के जाओगे एग्जाम में, गारंटी है कि उसमें से कोई मार्क्स आपको छूटेगा नहीं इंशाल्लाह। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो बराबर आपको 5 मार्क्स उसमें मिलेंगे। ऐसे हम नोट्स प्रिपेयर कर चुके हैं ऑलरेडी और उनको खाली आप डिस्कस आपके साथ करना है। तो इंशाल्लाह आज पहला चैप्टर मैं फिर से बोल रहा हूँ, आज पूरा क्लियर ये होगा। तो इसी तरीके से जो क्वेश्चन नंबर दूसरा इसी चैप्टर नंबर 3 का यूनिट 3 का है, वो है हाउ इंडिया इज अ क्वासी फेडरल स्टेट। इसको भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तीसरा क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द फंक्शंस एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द पंचायती राज इन रूरल एरियाज। जो हमारे गांव हैं, जो हमारे रूरल एरियाज है, वहां पे पंचायत गवर्नमेंट जो है, 3rd टायर गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं, तीसरी वाली टायर जो गवर्नमेंट होती है, जो मैंने अभी आपसे बोला कि रूरल जो बॉडीज हैं जिसमें पंचायती गवर्नमेंट होती हैं, वहां पे उसका रोल क्या है, ये जाके हम इसमें डिस्कस करेंगे। व्हाट इज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या है, इट इज अगेन रिलेटेड टू दिस 3rd टायर गवर्नमेंट, तो जो कि तीसरी टायर है, जो कि अर्बन बॉडी की बात करें या हम रूरल की बात करेंगे। इसी तरीके से जो इनकी हमें सिग्निफिकेंस, इनकी जो क्या इंपॉर्टेंस है, ये भी जाके हमें क्या करना है, डिस्कस इंशाल्लाह करना है। इसी तरीके से हमें 5वां क्वेश्चन जो इसमें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है हमें पंचायत जो है इसके जो 3 ऑर्गन्स है उसको डिस्कस करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। साथ में ही हमें क्या करना पड़ेगा, साथ में ही हम करेंगे काम, एक्सप्लेन देयर कंपोजिशन एंड द फंक्शंस। इसमें हम क्या करेंगे काम, कि उनकी जो कंपोजिशन है, बने कैसे हैं, और उसमें से कौन कौन से मेंबर होते हैं, उस जो पंचायती गवर्नमेंट में उसके जो ऑर्गन्स हैं, मेंबर कौन से होते हैं, साथ में उनके जो फंक्शंस हैं वो कौन से होते हैं। तो सीधे मूव करेंगे चैप्टर नंबर 4 पे, जिसमें ज्यादा तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन यहाँ पे एक हमने इंपॉर्टेंट रखा है, इसके बहुत ही ज्यादा चांसेस आने को है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो रिट्स रखी गई हैं, तो उनको डिस्कस जरूरी करना है और उसको एक बार आप नजर दीजिएगा, अच्छे से लर्न करके जाना, अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करके जाना। जो भी रिट्स हैं, 2-4 रिट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वैसे ही मूव करेंगे फिर 5वें वाले चैप्टर पे। 5वें वाले चैप्टर का जो पहला 5वें वाले चैप्टर पे जो पहला हमारा क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, वो है पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में। हमें क्या डिस्कस करना पड़ेगा यहाँ पे कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है क्या है, व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी, और हमें पॉलिटिकल थ्योरी की नीड क्यों है, इसको भी डिस्कस करेंगे। अगर इन सब क्वेश्चंस के आपको एक पीडीएफ चाहिए आंसर्स के साथ, अच्छे से नोट्स बने हैं, बिल्कुल इजी वर्डिंग है उनकी, और अच्छे से जैसे हम आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके जाएंगे, अगर आप बराबर वीडियो देखोगे तो आपको अच्छे से वो समझ आ जाएगा और इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत ही अच्छा हो जाएगा इसमें। हाँ, ये जो हमारी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग की ये क्वेश्चंस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ऑलमोस्ट जहाँ तक मेरी एक्सपीरियंस है 70% पेपर तो इसी में से निकलेगा, लेकिन फिर भी आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना, तो फिर भी जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं उनको भी करके जाना, लेकिन इन क्वेश्चंस पे ज़्यादा ही फोकस करके जाना, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे पास 5वें चैप्टर में से जो क्वेश्चन नंबर 2 है, वो है
आप एक्सप्लेन कीजिएगा इंपॉर्टेंस पॉलिटिकल थ्योरी की। सो दिस सेकंड क्वेश्चन इज रिलेटेड टू योर फर्स्ट क्वेश्चन, जो मैंने अभी आपको पहले ही बोला है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट जाने वाला है। पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में जितने भी चीज़ें हैं इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, बहुत आसानी से पढ़ेंगे और सब कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा। इसी तरीके से 5वें चैप्टर में से जो आपका जो तीसरा क्वेश्चन है वो है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा जितनी भी इक्वालिटी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हमें इक्वालिटी दी है, जितनी भी इक्वालिटी है वो आपको एक्सप्लेन करने हैं, जो कि बहुत ही इजी है। वैसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एक फ्रीडम रखी है जो कि लिबर्टी है, लेकिन फ्रीडम, इस लिबर्टी के भी दो टाइप्स हैं, एक है नेगेटिव फ्रीडम, दूसरा है पॉजिटिव फ्रीडम। पॉजिटिव फ्रीडम तो सबके लिए अच्छा ही होता है, लेकिन अगर इस फ्रीडम के कंसेप्ट को कोई नेगेटिव में लेगा तो इससे फिर सोसाइटी में बहुत से जो है नुकसानात हैं। इसको भी डिस्कस करेंगे, नेगेटिव फ्रीडम क्या है एंड पॉजिटिव फ्रीडम क्या है। वैसे ही 5वां क्वेश्चन जो है, जितनी भी इनइक्वालिटीज के फॉर्म्स हैं उन फॉर्म्स को डिस्कस कीजिएगा, इंशाल्लाह इसको भी हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि जेंडर इक्वालिटी के बेस पे है। आपको यहाँ पे डिफाइन करना होगा कि जेंडर इक्वालिटी क्या है और आज के दौर में, करंट दौर में, प्रेजेंट सिनेरियो में, कंटेम्परेरी दौर में इसमें कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं जेंडर इक्वालिटी को अचीव करने के लिए, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। सीधे मूव करेंगे क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6, यूनिट नंबर 6 जो आपका है उस पर हम मूव करेंगे। यूनिट नंबर 6 में जो कि सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डिस्कस करना पड़ेगा एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द जस्टिस एंड इक्वालिटी। जस्टिस क्या है, इक्वालिटी क्या है, इसको एक्सप्लेन कीजिएगा और इनके बीच में डिफरेंस क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 चैप्टर नंबर 6 का राइट्स क्या है और राइट्स और ड्यूटीज में क्या फर्क है। तो किसी ने बहुत ही अच्छा इस पे बोला है कि राइट्स एंड ड्यूटीज आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, ठीक है ना। तो एलियन क्या है, दैट मीन्स ये वो होता है कि जो सिटीजन नहीं होता, इसको भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो डिस्टिंग्विश बिटवीन द सिटीजन एंड द एलियन, इसको भी डिस्कस करेंगे। सिटीजन क्या है, एलियन क्या है, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, इस चीज को हमें डिस्टिंग्विश करना है। वैसे ही हमें क्या करना पड़ेगा, वैसे ही हमें जो इसमें से व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ गुड सिटीजन, एक जो अच्छा सिटीजन होगा उसकी क्वालिटीज क्या होने चाहिए, इस चीज को डिस्कस करना पड़ेगा। इसी तरीके से इसका जो 6th क्वेश्चन है, सिटीजनशिप क्या है और सिटीजनशिप किस तरीके से एक इंसान खो सकता है कि उसको एक जो मुल्क से सिटीजनशिप कैंसिल की जा सकती है, तो कैसे ऐसे हो सकता है, इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, अच्छे से देखना पड़ेगा। Now move to question unit number 7, that's secularism। secularism में हमें सबसे पहले समझना है कि secularism जो कंसेप्ट है क्या ये, और क्या हिंदुस्तान एक सेक्युलर कंट्री है, अगर है तो किस तरीके से, यू हैव टू डिस्कस। आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू देना पड़ेगा इसको, कि अगर आप सच में बोल रहे हो कि हिंदुस्तान एक सेक्युलर कंट्री है तो आपको कैसे लगता है कि ये एक सेक्युलर कंट्री है। तो इसी तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, एक और जो तीसरा क्वेश्चन है इसमें, पहले दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सप्लेन द इंडियन एंड द वेस्टर्न मॉडल ऑफ द सेक्युलरिज्म। सर सेक्युलरिज्म हिंदुस्तान के कंसेप्ट ऑफ व्यू से, पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, और अगर हम जो वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्युलरिज्म की मीनिंग देखेंगे और वो किस तरीके से सेक्युलरिज्म कंसेप्ट को अपना रहे हैं अपने देशों में, इनके बीच में हमें क्या देखना है, डिफरेंस देखना है। इसी तरीके से तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज नेशनलिज्म एंड एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनलिज्म है क्या, और हमें नेशनलिज्म की जो हमें एक्सप्लेन करना है कि है क्या और इसकी इंपॉर्टेंस है क्या, तो इसको भी जाके डिस्कस करेंगे। व्हाट इज डेवलपमेंट, व्हाट आर द मेन ऑब्स्टैकल्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द नेशनलिज्म, डेवलपमेंट है क्या, और अगर नेशनलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखेंगे तो कौन से ऑब्स्टैकल्स ऐसे हैं कि जिससे डेवलपमेंट रुक सकती है। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 5वां, इसमें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है और हाउ टू बैलेंस द क्लेम्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विद द क्लेम्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, किस तरीके से हम बैलेंस करेंगे जो अभी हम प्रेजेंट में रह रहे हैं, अपने नीड्स को भी फुलफिल करें, और हमें आगे जाके क्या करना है, हमें अपने जो है फ्यूचर जनरेशन के लिए भी इन जो नीड्स का ख्याल रखना पड़ेगा। वी हैव टू बैलेंस द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट एज वेल एज आवर फ्यूचर, फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। तो 1 मिनट के लिए ब्रेक लेता हूं,
इसके बाद हम क्या करते हैं, सीधे हम करते हैं पहले वाले चैप्टर के सारे क्वेश्चन, जो भी 7 क्वेश्चन थे, इनको मैं करूंगा डिस्कस एक एक करके, ठीक है। 1 मिनट की ब्रेक लेता हूं। तो चलिए, तो करेंगे पहला चैप्टर स्टार्ट, जिसमें जितने भी 7 क्वेश्चंस मैंने आपको इंपॉर्टेंट बोले थे, हर एक को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। और अगर जो है इसकी पीडीएफ भी आपको चाहिए तो कमेंट में आप बोल दीजिएगा, तो इंशाल्लाह पीडीएफ भी आपको फ्री मिलेगी इन सब जो क्वेश्चंस की, जो हमने क्वेश्चंस जो है यहाँ पे डिस्कस किए। तो पहला क्वेश्चन जो है, जो कि हमने देखा था पहले वाले चैप्टर में से, जो कि पहला चैप्टर आपके पास था, पहला चैप्टर जो आपके पास था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, ठीक है। इसका जो पहला चैप्टर जो क्वेश्चन है वो है कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, इसको हम डिस्कस करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन, ये 1 शॉर्ट वीडियो है, ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जाएंगे क्योंकि अभी टाइम उतना नहीं है। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट सेशन होगा नेक्स्ट 11th का, वहाँ पे इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, हर एक कंसेप्ट को, हर एक टॉपिक को, और आप इंशाल्लाह अच्छे से वहाँ पे समझोगे। यहाँ पे थोड़ा टाइम की जो किल्लत है, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि सब चीज़ें इसमें जो हम इन्वॉल्व करें, जो भी इसमें से इम्पॉर्टेंट है, तो अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन के 2 पार्ट आपको मिलेंगे। सबसे पहले यू हैव टू डिफाइन द कॉन्स्टिट्यूशन आपकी, हाँ, अपार्ट फ्रॉम दैट जितने भी हमने इसमें ये वाले क्वेश्चंस जो 7 यूनिट्स के आपके साथ डिस्कस किए कि ये इंपॉर्टेंट जाने वाले हैं, इसके बावजूद भी कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको भी हम नेक्स्ट जो वीडियो में इंशाल्लाह मैं वो डेफिनेशंस के बारे में भी बोलूँगा कि वो भी इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उनके लिए आपको खाली उन जो कंसेप्ट्स हैं, जो वो कंसेप्ट मैं इसी वाले पीडीएफ में ऐड करूँगा, उसके रिलेटेड आपको खाली उनकी डेफिनेशंस को याद रखना है। तो वो डेफिनेशंस किन किन कंसेप्ट्स के होंगे वो भी इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस हो जाएगा। तो सबसे पहले मूव करेंगे पहले क्वेश्चन की ओर, कॉन्स्टिट्यूशन है क्या और हमें इसकी नीड क्यों है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये वाला क्वेश्चन है, ये 8th से ही आपको स्टार्ट होता है, 8th से लेके आज तक। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है वो थोड़ी सी आपको इसमें जो है एक्स्ट्रा पढ़नी है। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और एस्टैब्लिश्ड प्रेसिडेंट्स दैट अ स्टेट और ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्नड बाय। इस चीज को पहले समझेंगे। सर कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे बोलेंगे कि सर ये एक दायरा है, या ऐसे बोलो ये एक ऐसा पाथ है जो असल में जो लिमिटेशन रखता है गवर्नमेंट के लिए कि या किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो भी ऑर्गेनाइजेशन रूल या गवर्न लोगों को या किसी और बॉडी को करता है, उस बॉडी को, उस गवर्नमेंट को क्या करना होता है, उसको इस पाथ के थ्रू ही चलना पड़ता है। इफ वी कंपेयर इट विद ओल्ड फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता था, टेक एग्जांपल ऑफ मोनार्की, वहां पे ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम नहीं होता था। तो वो क्या करता था मोनार्क, उसका ऐसा कोई दायरा नहीं होता था, उसका ऐसा कोई पाथ नहीं होता था, उसको जहां भी मर्जी होती थी वहां से वो घूमता था, वहां से वो लोगों पे रूल करता था। और वहां पे कोई ना रिटन ना अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता था, वहां पे जो भी रूल्स होते थे वो उसके दिमाग से निकलते थे और लोगों पे डायरेक्टली अप्लाई होते थे विदाउट लुकिंग द कॉजेज एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दोज रूल्स। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन इसके अगेंस्ट में और कुछ हमें समझाता है और कुछ बोलता है क्या कॉन्स्टिट्यूशन सर? कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल रूल्स है, और वी कैन से कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये फंडामेंटल लॉज है, ठीक है, जो कि एक गवर्नमेंट के लिए एक लिमिटेशंस को सेट करता है और
इसमें फिर क्या होता है, इसमें जो है गवर्नमेंट को इनके अकॉर्डिंग ही चलना होता है। जैसे मैंने अभी बोला, ये जस्ट लाइक एक पाथ होता है, ये एक ट्रैक होता है, जिस ट्रैक के थ्रू गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, अपने बंदों पे, अपने लोगों पे हुकूमत करनी पड़ती है। इस कॉन्स्टिट्यूशन में सबका ख्याल रखा गया होता है, इसमें गवर्नमेंट के पावर का भी ख्याल रखा गया होता है, और जितनी भी सोसाइटी में सेक्शंस रहते हैं, माइनॉरिटी हो मेजॉरिटी हो, सबके लिए रूल्स बने होते हैं, और गवर्नमेंट को वही रूल्स के अकॉर्डिंग गवर्न करना चाहिए, ठीक है ना, और करता भी है। अगर हम बात करेंगे आज के दौर के प्राइम मिनिस्टर की बात करेंगे, आज हमारे पास जो प्राइम मिनिस्टर है वो है नरेंद्र मोदी जी। लेकिन हम ऐसे बोल सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी खुद का रूल वहां पे नहीं चला सकते हैं। उसको कौन सा रूल चलाना है, जो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में आज से बहुत सारे साल पहले जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जब बनी, तब से उन्होंने रूल्स पहले से ही सेट किए हैं। हाँ, कुछ चेंजेस इसमें उसके बाद आई हैं जिनको अमेंडमेंट्स बोलते हैं, लेकिन वो वक्त के अकॉर्डिंग ही इस कंसेप्ट को इंशाल्लाह आगे समझेंगे। तो ये हुआ पहला, ये कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। कॉन्स्टिट्यूशन हम ऐसे बोल सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन सेट ऑफ रूल्स, जैसे यहाँ पे इसने बोला है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, वही होता है सेट ऑफ रूल्स। इससे क्या होता है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है या कोई कंट्री होती है, वहां पे वो लोगों को कैसे गवर्न करेगी, कैसे रूल चलाएगी, इसी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग उसको लोगों पे रूल चलाने होते हैं, ठीक है। It outlines the structure of the government, defines the powers and the duties of the institutions, guarantees the rights and the freedom of citizens. इनको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट ये क्या बोलता है सर, स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट को ये डिफाइन करता है। स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट है क्या, इसको समझेंगे जल्दी जल्दी। स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, इन चीजों को हम समझेंगे जो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन की है। स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट आपको समझना है कि गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर किस तरीके से होना चाहिए। यहाँ पे आप बहुत सारी चीजें समझ सकते हो। स्ट्रक्चर जैसे हमें पता है, हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट है वो फेडरलिज्म है सर। डिफरेंट लेवल्स पे जो है स्ट्रक्चर होता है गवर्नमेंट का, 3 लेवल का स्ट्रक्चर है। जैसे हम बोलेंगे, सबसे पहले सेंट्रल की बात करेंगे, स्टेट की बात करेंगे, एंड लोकल बॉडीज की बात करें। इसके बावजूद एक और स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट के, एक 3 ऑर्गन्स है, जैसे हमें पता है लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है। इसका भी कॉन्स्टिट्यूशन ने सब कुछ डिफाइन करके रखा। एक और स्ट्रक्चर की ये बात करेंगे कि सर इसमें कितने मेंबर्स होने चाहिए। से फॉर एग्जाम्पल, एज वी नो, इन लोकसभा जहाँ पे इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, वी हैव 545 मेंबर्स, इन विच 543 आर इलेक्टेड मेंबर्स। ये स्ट्रक्चर सारा डिफाइन किया गया है। तो ये रही स्ट्रक्चर की बात। मूव करेंगे दूसरे कंसेप्ट की, इट डिफाइंस द पावर्स एंड द ड्यूटीज ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशंस अब है क्या सर, जो एक गवर्नमेंट है, एक डेमोक्रेसी है, वहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेंगे, गवर्नमेंट इज इटसेल्फ एन इंस्टीट्यूशन, ठीक है ना। और गवर्नमेंट के पास कौन से पावर्स हैं और उसके पास कौन से ड्यूटीज हैं, सब कुछ इसके रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया है, पावर्स को भी और इनकी ड्यूटीज को भी, ठीक है ना। इंस्टीट्यूशन अगर हम अब जो इसकी ब्रॉड मीनिंग देखेंगे, इंस्टीट्यूशंस, एक तो गवर्नमेंट इटसेल्फ, ये भी एक इंस्टीट्यूशन है। इसके बावजूद इंस्टीट्यूशंस और भी बहुत सारे हो सकते हैं। पुलिस इज एन इंस्टीट्यूशन, जुडिशरी इज एन इंस्टीट्यूशन। तो बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट आपको मिलेंगे जो कि इंस्टीट्यूशंस हैं, और उनके पास क्या पावर्स हैं, उनके पास क्या ड्यूटीज हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑलरेडी उनके लिए एक ट्रैक, उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, और जो भी बंदा उस इंस्टीट्यूशन में शामिल होगा, जो भी बंदा उस इंस्टीट्यूशन पे काम करेगा, उसको उसी पाथ को फॉलो करना पड़ेगा और उन्हीं रूल्स को उसको फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा, तो चलिए, इसके बाद ये गारंटी देता है हर एक सिटीजन को, जो भी एक कंट्री में रहता है जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन होगा। तो अगर हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ के सारे सिटीजन्स को क्या गारंटी देता है, राइट्स और फ्रीडम्स। राइट्स क्या है, फ्रीडम क्या है, नेक्स्ट वाले जो चैप्टर में इन चीज़ों को हम डिफाइन करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, एक और पॉइंट सर, ये गारंटी देता है किस चीज़ की, गारंटी देता है 2 चीज़ों की। एक देता है राइट्स, जो भी हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है, और इसी में से राइट्स में से एक फ्रीडम एक अच्छा राइट है, बहुत ही जो अच्छा राइट है, जिससे हम गवर्नमेंट को उनकी पॉलिसीज़ के अगेंस्ट क्रिटिसाइज कर सकते हैं अगर उनकी पॉलिसीज़ अच्छी नहीं होगी, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगी।
अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट्स ऑफ द सिटीजन्स नहीं होगी, सो वी कैन क्रिटिसाइज थ्रू दीज राइट्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें गारंटी देता है कोई भी ऐसी गवर्नमेंट ऐसी नहीं होगी जो हमें ये राइट्स स्नैच कर सकते हैं। सो इन फंडामेंटल राइट्स को हम जो हैं बहुत सारे जो एक आर्टिकल की बात करेंगे, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो कि आर्टिकल नंबर 32 है, उसके अकॉर्डिंग हम कोर्ट में जाके हम हर एक राइट को डिफेंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है हमारे पास ये पहला वाला जो पैरा कंप्लीट हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन है क्या और इससे हमें क्या क्या मिलता है और ये ज़रूरी क्यों है। तो अब जो इसका जो सेकंड पार्ट है, ये पहला पार्ट जो क्वेश्चन का था ये हमने कंप्लीट किया। अब सेकंड पार्ट की बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है, तो दैट मीन्स व्हाई वी नीड दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहले बात करेंगे सर कॉन्स्टिट्यूशन की इसलिए नीड है क्योंकि इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नेंस एंश्योरिंग स्टेबिलिटी एंड ऑर्डर। तो पहला पॉइंट जैसे हमने देखा है, क्या देखा है, हमने पहला पॉइंट ये देखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये क्या करता है, फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नेंस। जैसे मैंने आपको अभी समझाया सर गवर्नेंस कैसे की जाएगी, गवर्नमेंट कैसे चलाई जाएगी, तो कॉन्स्टिट्यूशन सब कुछ हमें बोलता है। जैसे हमने बोला इट डिफाइन्स द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट, इट डिफाइन्स द ड्यूटीज ऑफ द गवर्नमेंट, कौन से ड्यूटीज हैं, इट डिफाइन्स द फंक्शंस ऑफ द एवरी इंस्टीट्यूशन एवरी पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। हर कोई चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया होता है। जैसे हमें पता है प्रेसिडेंट के फंक्शन क्या है, पावर क्या है, गवर्नर के फंक्शन क्या है, पावर क्या है, चीफ मिनिस्टर के फंक्शन क्या है, पावर क्या है, अपॉइंट किया कैसे किए जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर के फंक्शन क्या है, पावर क्या है, अपॉइंट कैसे किया जाता है, जुडिशरी का अपना रोल क्या होता है, इलेक्शन कमिश्नर का, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसका रोल क्या होता है। तो हर एक इंस्टीट्यूशन का यहाँ पे गवर्नेंस करने का जो ट्रैक है वो ऑलरेडी बना हुआ है, तो उसी ट्रैक को हर एक को फॉलो करना पड़ता है। इससे क्या होता है सर, इससे ये होता है, इससे एक जो कंट्री में स्टेबिलिटी आती है, इससे पॉलिटिकल ऑर्डर डिसरप्ट नहीं होता है, हर कोई चीज़ अच्छे से चलता है। तो मूव करेंगे इसी के सेकंड पार्ट को। तो पहला पार्ट सर क्यों ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है कि ये फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नेंस ये हमें बोलता है और इससे स्टेबल रहता है एक कंट्री में, पूरा पॉलिटिकल ऑर्डर पॉलिटिकल निज़ाम स्टेबल रहता है, कोई दंगे फसाद नहीं, क्योंकि जो दंगे फसाद उठने के चांसेस हैं वो पहले से ही इस कॉन्स्टिट्यूशन ने सॉल्व करके रखे होते हैं। तो मूव टू नेक्स्ट पॉइंट, जो दूसरा है सर क्यों जरूरी है, इट लिमिट्स द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट प्रिवेंटिंग अब्यूज ऑफ द अथॉरिटी। जैसे हमारे पास जैसे हमें पता है सर, पता क्या है हमें, कोई भी गवर्नमेंट होगी जो हर एक में लालच तो होती ही है, तो कोई भी गवर्नमेंट अगर अब अपने पावर का मिसयूज करना चाहती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन उसमें हर्डल बनता है, कॉन्स्टिट्यूशन बिकम्स द ऑब्स्टैकल इन देयर जो है पावर। तो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी अथॉरिटी रखता है जो कि अब्यूज ऑफ पावर होने नहीं देता है। सिर्फ एग्जांपल, अगर कहीं पे चीफ मिनिस्टर है या प्राइम मिनिस्टर है, वो ये चाहता है कि उसके मन के मुताबिक ही गवर्नेंस चले, कॉन्स्टिट्यूशन को साइड में रख के, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन उसको कभी भी ऐसा अलो करने नहीं देगा। कॉन्स्टिट्यूशन ने इस तरीके से इस सिस्टम को डेवलप किया होता है कि वो कभी भी मिसयूज पावर का नहीं कर सकता है। सो दूसरा पॉइंट ये है कि जो गवर्नमेंट है इसकी एक लिमिटेशंस होती हैं कि ये इस लिमिटेशन के बाहर ये पावर का गलत यूज़ बिल्कुल भी नहीं कर सकता। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, टाइम कम है, अब मैं जल्दी जल्दी इसको डिस्कस करूंगा इधर ही। इट प्रोटेक्ट्स द राइट्स एंड द फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल, जो कि मैंने पहले ही डिस्कस किया है। सो दो चीज़ें ये प्रोटेक्ट करता है एक इंडिविजुअल के, एक तो फ्रीडम्स और इसके राइट्स, जो कि मैंने अभी इससे पहले डिस्कस किया है। चौथे पॉइंट पे सीधे मूव करेंगे। It establishes the rule of law, ensuring the equality, justice for all. ये क्या करता है, ये जैसे मैंने अभी बोला, जो भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा, इससे पहले मनमोहन सिंह जी थे, अभी मोदी जी हैं, जो भी वहाँ पे रहेगा हमें बंदे को नहीं देखना है, उसका रिलीजन क्या है, वो किस फेथ से बिलोंग करता है। असल में जो भी बंदा चलेगा उधर मुस्लिम हो, बीट मुस्लिम, बीट सिख, बीट क्रिश्चियन, बीट हिंदू, हर एक को एक ही पाथ को फॉलो करना पड़ेगा।
वो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट। और वहाँ पे रूल ऑफ लॉ चलेगा, नॉट अ रूल ऑफ एनी रिलीजन, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ सेक्युलर स्टेट एज इट इज ऑलरेडी डिफाइंड इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक तो रूल ऑफ लॉ, इससे पता चलता है कि रूल किसका चलेगा, किसी पर्टिकुलर पर्सन या किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी का रूल नहीं चलेगा, किसी पर्टिकुलर मजहब के ग्रुप का रूल नहीं चलेगा। रूल जो भी चलेगा वो चलेगा किसका, लॉ का चलेगा, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन। साथ में ये क्या करेगा सर, इट इंश्योरिंग इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है कि सबके लिए इक्वालिटी है। इक्वालिटी किसके लिए सर, जितने भी लोग एक जो मुल्क में रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, मुस्लिम हो, हिंदू हो, लो कास्ट हो, हाई कास्ट हो, जितने भी सेक्शंस के लोग यहाँ पे रहते हैं, सबको जो है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड क्या करता है, सेफ गार्ड क्या करता है, उनकी इक्वालिटी। अब बात इक्वालिटी सर किसकी, किस में इक्वालिटी, जॉब में इक्वालिटी, पॉलिटिकल राइट्स में, हर एक चीज़ में इक्वालिटी, ठीक है ना। तो वैसे ही जो इंसाफ सबके लिए है, यहाँ पे जस्टिस, जैसे कोर्ट्स हमारे लिए है, वहाँ पे जस्टिस सबके लिए होगा। कोर्ट्स कभी भी नहीं देखा गया कि ये किस मज़हब से बिलोंग करता है, ये किस स्टेटस से बिलोंग करता है, ये किस कास्ट से बिलोंग करता है, उसको जो भी देखना है अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ लॉ। तो इसी तरीके से इसका 5वां पॉइंट देखेंगे। इन शॉर्ट कॉन्स्टिट्यूशन इज, जो कि इसका लास्ट है, शॉर्ट में हम बोलेंगे सर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है, इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे मेंटेन होती है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के जो मेन गोल्स अचीव होते हैं ना, उस अचीवमेंट को जो लाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो है ना, वो है कॉन्स्टिट्यूशन का। सो कॉन्स्टिट्यूशन प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अचीविंग द गोल्स ऑफ द डेमोक्रेसी। इससे क्या होता है सर, राइट्स जो लोगों के हैं वो प्रोटेक्ट होते हैं, इससे फेयर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं, और हर एक इंसान के लिए भी फेयर जो है डिसीजंस लिए जाते हैं, ठीक है। और फाइनली क्या होता है फिर, जब ये सब चीज़ें होंगे तो सोसाइटी जो है वो फाइनली जो है एक अच्छे तरीके से जो फंक्शन करेगी। तो इस तरीके से हमारा जो पहला चैप्टर है, इस तरीके से जो हमारा जो पहला ये क्वेश्चन है ये कंप्लीट होता है। 1 मिनट का रेस्ट दीजिएगा, इसके बाद हम फिर से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी आप एक काम कीजिएगा, अभी मैं 1 मिनट का रेस्ट लेता हूँ, तो फिर 1 मिनट ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे डिस्कस, तो 1 मिनट आप वेट कीजिएगा, ठीक है, चल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे फिलहाल हम मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे पास वो है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोथ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। पहले हमें क्या करना है, वी हैव टू अंडरस्टैंड द टर्म्स रिजिड एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो इसको हम यहाँ पे समझेंगे नेक्स्ट पेज पे। तो सबसे पहले समझना क्या है, हमें समझना है कि रिजिड क्या है और फ्लेक्सिबल क्या है, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये दोनों है, तो आप इस चीज़ को जो है डिफाइन कीजिएगा, इस चीज़ को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन कीजिएगा कि व्हाई द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नोन एज रिजिड एज वेल एज फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि रिजिड क्या होता है। रिजिड की अगर हम जो है मीनिंग ही देखेंगे, तो रिजिड का मतलब होता है सख्त, और फ्लेक्सिबल होता है जो कि मूव हो सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के एतबार से, पॉलिटिकल साइंस के एतबार से, रिजिड का मतलब है वो कॉन्स्टिट्यूशन जो कभी चेंज नहीं हो सकता है, एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन वो है जो चेंज हो सकता है और जिसमें अमेंडमेंट्स लाने के चांसेस होते हैं। तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन हमने यहाँ पे क्या समझा
रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन हमने ये समझा जहाँ पे अमेंडमेंट्स बिल्कुल भी नहीं हम ला सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है कि आप हमें बोले कि जो हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, फिर से एक बार स्लाइड को पीछे करेंगे, यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये दोनों है, ये रिजिड भी है और ये फ्लेक्सिबल भी है, ये बोथ इट इज फ्लेक्सिबल एज वेल एज इट इज रिजिड। तो दोनों को समझेंगे कि सर किस एतबार से ये जो फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है। तो सबसे पहले इसकी जो आंसर की ओर देखेंगे, जो कि हमने इसके लिए आंसर प्रिपेयर किया है, बहुत ही इजी है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज बोथ रिजिड एज वेल एज फ्लेक्सिबल बिकॉज इट स्ट्राइक्स अ बैलेंस between being adaptable to changing times and ensuring the stability of its core principles। क्या बोलता है यहाँ पे सर, जो यहाँ पे दो चीजें बोलता है, एक बोलता है कि इस हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को हम दोनों चीजें समझते हैं, फ्लेक्सिबल एज वेल एज रिजिड। सबसे पहले बात करेंगे सर क्यों इसको फ्लेक्सिबल बोलते हैं। फ्लेक्सिबल इसको इसलिए बोलते हैं, यहाँ पे आप देख लेना, फ्लेक्सिबल इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो हमारा जो चेंजिंग टाइम होता है, क्या होता है, चेंजिंग टाइम, or we can say with the passage of time the constitution takes some amendments and accept and adopt some amendments. With the changing time it adopts some amendments, ठीक है ना। तो चेंजिंग टाइम के साथ साथ क्या होता है, ये अडॉप्ट करता है कुछ अमेंडमेंट्स को, ठीक है। तो कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, इससे पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। हमें पता है जब हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने के टाइम कब से स्टार्ट हुआ था, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जब बनी वो बनी है 1946 में। लेकिन उस टाइम पे आज का जो हम इंफॉर्मेटिव दौर देखेंगे, जो आईटी का दौर देखते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर देखेंगे, इतनी डेवलप उस टाइम नहीं थी। तो उस रिलेटेड मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। जो आज के डेट में हम बात करेंगे, साइबर रिलेटेड क्राइम्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के टाइम बिल्कुल भी नहीं हो रहे थे। तो यहाँ पे अब क्या होता है, टाइम चेंज होता गया, टाइम चेंज होने के बाद क्या होता गया कि ऐसे क्राइम्स सामने आए कॉन्स्टिट्यूशन में, उनके रिलेटेड कोई पनिशमेंट ही नहीं थी। तो अब मसला हो गया, पनिशमेंट तो देनी है और क्राइम्स इतने हार्ड हैं, इतने सख्त हैं कि पनिश करना ज़रूरी है। अगर बंदे को पनिश नहीं किया जाएगा बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो अब यहाँ पे क्या किया गया है, विद द चेंजिंग टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम, ऐसे अमेंडमेंट्स को अडॉप्ट किया गया है। आया समझ। तो इस तरीके से जो है टाइम गुजरने के साथ साथ हमें अगर नीड पड़ती है कि कुछ हम अमेंडमेंट्स को ऐड करें इसमें, तो वी कैन। तो इस हिसाब से, इस पॉइंट ऑफ व्यू से वी कैन क्लेम दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। बात करेंगे दूसरे और की, दैट इज रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। हाउ कैन यू क्लेम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज आल्सो अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन? बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट। कौन सा पॉइंट सर? जो हमारे कोर प्रिंसिपल्स हैं, जैसे हम ऐसे बात करेंगे, जैसे हमारे जो कोर प्रिंसिपल्स हैं, जो रिजिड की बात करेंगे, कोर प्रिंसिपल्स जो हैं उनको हम चेंज नहीं कर सकते। वी कैन नॉट चेंज द कोर प्रिंसिपल्स, और वी कैन से वी कैन नॉट चेंज द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो कोर प्रिंसिपल्स हैं क्या है, तो समझेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, और यू कैन से, और यू कैन राइट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन नेवर बी चेंज्ड। कोई भी बॉडी आए, कोई भी पार्लियामेंट की बॉडी आए, बेसिक स्ट्रक्चर को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। इसको हम यहाँ पे जो और भी देखेंगे, तो यहाँ पे आप लिख लेना, बेसिक स्ट्रक्चर को हम चेंज नहीं कर सकते। सर बेसिक स्ट्रक्चर अब कहाँ पे हमें समझ आ जाएगा, where we can understand the basic structure of our constitution? So for that you have to resort to the first page of the constitution, which is preamble, which gives you the full identity of the constitution, in which you have the whole basic structure of the constitution. You definitely know the whole structure of the constitution from the preamble, so you have to resort that, you have to read that. वो structure हम कभी भी change इस जो आसानी से नहीं कर सकते। मूव करेंगे फिर से इसी क्वेश्चन की ओर, तो यहाँ पे फिर से समझेंगे कि क्या लिखा है। इसके बाद
रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन की। फिर इसने जो एक और डेफिनेशन लिखी है, क्या लिखा है, डेफिनेशन नहीं लिखा है, इसको एक और बार इसने डिफाइन किया है इसको, certain provisions of the constitution like amendments related to the federal structure, for example power of the states, judiciary etc., require a special majority in parliament and in some cases rectification by at least half of the state legislatures। तो पहला है सर, अब जब मैंने इसकी बात की, रिजिडिटी की बात की, रिजिडिटी में मैंने क्या बोला था आपको, रिजिडिटी में मैंने बोला ये कि इसमें वी नीड some special provisions to change the basic structure। पहले तो मैंने बोला था कि बेसिक स्ट्रक्चर चेंज होगा ही नहीं, लेकिन अब अगर हमें बेसिक स्ट्रक्चर चेंज करना है तो इसके लिए क्या करना चाहिए, हमें पार्लियामेंट में जो, एक मिनट आप ये कीजिएगा वेट, तो इसको मैंने किस वाले पेज पे, हाँ इस वाले पेज पे, तो आप देखिएगा फिर से मैं एक बार इसको पढ़ेंगे। इसमें क्या लिखे हैं कि जो भी अमेंडमेंट्स अब बेसिक स्ट्रक्चर के लिए कभी भी हो सकती है, जैसे बेसिक स्ट्रक्चर समझेंगे पहले कि हैं क्या बेसिक स्ट्रक्चर। तो सर बेसिक स्ट्रक्चर जैसे हमारे पास क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे पास, जो हमें इंडिया का जो स्ट्रक्चर पता है सर फेडरल स्ट्रक्चर है। तो फेडरल स्ट्रक्चर एक बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको अमेंडमेंट करना, इसको यूनिटरी में बनाना मुश्किल है। तो ऐसे ही जो जुडिशरी के पावर्स, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। जुडिशरी का पावर क्यों बेसिक स्ट्रक्चर है, क्योंकि जुडिशरी को जितना हमने पावर कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है ना, उसी से पूरा जो डेमोक्रेसी का निज़ाम अभी तक चल रहा है। क्योंकि कभी भी कोई भी अपने गलत मफाद के लिए कभी भी कुछ पावर का मिसयूज करना चाहता है तो जुडिशरी उसमें हर्डल बन के उसको वहाँ पे रोकती है। इस तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन के गोल्स हैं वो भी अचीव होती हैं, एज वेल एज द गोल्स ऑफ द डेमोक्रेसी कैन बी अचीव्ड एज वेल। तो इस तरीके से मैं फिर से बोल रहा हूँ, फेडरल स्ट्रक्चर की बात करेंगे, एक मिनट आप वेट कीजिएगा, ये वाला मैं इसमें डिलीट ही करता हूँ। तो फिर से देखेंगे, तो फेडरल स्ट्रक्चर की बात करेंगे, फिर से मैं कहाँ पे पहुँचा था, हाँ तो फेडरल स्ट्रक्चर की बात करेंगे, पावर्स ऑफ स्टेट की बात करेंगे, जुडिशरी की बात करेंगे। ये कुछ फेडरल स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम अगर चेंज करना चाहते हैं तो वी नीड अ स्पेशल मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट। जैसे वहाँ पे जो हर एक बिल को पास करने के लिए वहाँ पे वोटिंग होती है, तो वहाँ पे वोटिंग के लिए एक जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ एंड सर्टेन मेजॉरिटी की ज़रूरत है, लेकिन इस बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज करने में स्पेशल तरीके की मेजॉरिटी की नीड होती है। इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे, जो बहुत सारे केसेस में ऐसा भी बोला गया है कि जितने भी पार्लियामेंट में मेंबर्स हैं, एज वी नो देयर आर 540, इसको हम इसी वाले पेज पे देखेंगे, देयर आर 545 मेंबर्स इन द लोकसभा, देयर आर 545 मेंबर्स इन द लोकसभा। तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे 50% ऑलमोस्ट उस टाइम हमें चाहिए उसको चेंज करने के लिए। एक मिनट का टाइम दीजिएगा, थोड़ा सा हम करेंगे ब्रेक। हाँ अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर। दयम क्वेश्चन शुरू करा डिस्कस मकलो दयम बन बोर्ड आज कह ये वुचान यमन एग्जाम मज वुचान आप कर सुई 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 चलो चलो ठीक है कि बल मकलो हेलो वाला पता कर फोन से वाला बात कल आशा नहीं मालूम ना या उस इरफान से तो ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको देखा, तो इस तरीके से जो हमने यहाँ पे समझा। अब रिजिडिटी की बात करेंगे, इंश्योर दैट द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स लाइक द बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन इंटैक्ट और नॉट इजी ऑल्टर्ड। तो जैसे मैंने बोला
वो जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है वो वहीं पे रहेगा, और इजी तरीके से उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम इजी तरीके से जो वहाँ से अमेंडमेंट नहीं कर सकते। मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। अब जल्दी से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है हमारा, वो बोल रहा है कि फंडामेंटल राइट्स क्या है और इनकी इंपॉर्टेंस को हमें बोलना है। जल्दी जल्दी देखेंगे कि इसमें जो हमें पढ़ना क्या है। फंडामेंटल राइट्स का जैसे हमें पता है कि ये है क्या असल में, दीज आर द बेसिक राइट्स गारंटी टू ऑल सिटीजन्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर द पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 12 to 35। ये खत्म होते हैं। दे इंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल फ्रीडम्स, डिग्निटी अगेंस्ट आर्बिट्री स्टेट एक्शंस, द 6 फंडामेंटल राइट्स आर। जैसे कि हमें पता है कि फंडामेंटल राइट्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो 6 हैं। इससे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे वो थे 7, अब हमारे पास 6 ही फंडामेंटल राइट्स हैं। तो इसी तरीके से हमें पता है कि फंडामेंटल राइट्स से होता क्या है। फंडामेंटल राइट्स से ये होता है कि जितने भी सिटीजन हैं उनको क्या दिए जाते हैं, जो बेसिक राइट्स हैं, उनके जो डेवलपमेंट के लिए जो बेसिक राइट्स हैं वो फंडामेंटल राइट यहाँ पे प्रोवाइड हमें करता है, जो कि उनके हर एक डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको इंशाल्लाह कभी नेक्स्ट टाइम और डिस्कस करेंगे ज़्यादा। तो इसी तरीके से जो ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में है, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं। तो होता क्या है, इससे जो इंडिविजुअल्स हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनको क्या होता है, उनको प्रोटेक्शन मिलती है। किससे सर प्रोटेक्शन मिलती है, जो भी आर्बिट्री यूज़ होगा, जो भी मिसयूज़ ऑफ पावर किसी के द्वारा होगा, इंडिविजुअल्स को वहाँ से फंडामेंटल राइट से प्रोटेक्शन मिलती है। इनको थोड़ा सा भी हम डिस्कस करेंगे। तो इससे क्या होता है, एक डिग्निटी, एक रेस्पेक्ट जो है एक सिटीजन को बरकरार रहती है इन्हीं फंडामेंटल राइट से। जैसे इसमें एक फंडामेंटल राइट है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, उसको भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। जो हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट हैं, सबसे पहले डिस्कस करेंगे। पहला जो है राइट इक्वालिटी है, जो कि आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक है। राइट इक्वालिटी में हमारे पास क्या है, तो जो कानून की नज़र में सब इक्वल है। सर इक्वल किस लिहाज से है, जॉब में इक्वल है, पॉलिटिकल राइट्स में इक्वालिटी है। ठीक है ना, इसका मतलब ये है हर एक जो इंसान है हिंदुस्तान में वो कोई भी ऑक्यूपेशन चूज़ कर सकता है, वहाँ पे कोई उसको रोकने वाला नहीं होगा, लेकिन लीगल होना चाहिए। दूसरा अगर हम बात करें पॉलिटिकल इक्वालिटी मीन्स हर एक इंसान जो है उसको इक्वालिटी होनी चाहिए इस हिसाब से कि वो वोट डाले, वो इलेक्शन कंटेस्ट करे, अगर उसके पास उतनी एलिजिबिलिटी है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑलरेडी सेट की हुई है। वैसे ही हमारे पास जो दूसरा है वो है राइट टू फ्रीडम। ये है आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक। सर फ्रीडम किस बात की, फ्रीडम बहुत सारी हो सकती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने पर्टिकुलरली किन फ्रीडम्स का हमें यहाँ पे बोला है। एक है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दूसरा है हमारे पास स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बाद जो हम फ्री हैं कि हम कंट्री के किसी भी पार्ट में मूव करें, जाए, ठीक है ना, और कंट्री के किसी भी पार्ट में हम रहें, वहाँ पे ज़मीन खरीदें, मकान बनाएं, परमिटली रहें, कोई नहीं रोक सकता है इफ़ यू आर अ सिटीजन ऑफ द सेम कंट्री। तो चौथा, तीसरा जो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन में आप समझ लेना कि 2-3 एक्सप्लॉयटेशंस के खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशन ने पर्टिकुलरली बोला है। एक्सप्लॉयटेशन में सबसे पहले जो हम बात करेंगे जो पहले कि यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं होनी चाहिए। जैसे बच्चों को बेचते थे कुछ इमोरल चीज़ों के लिए, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग कंप्लीटली यहाँ पे बैन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। तीसरा जो सेकंड है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ने एक और चीज़ बैन किया है, वो है फोर्स्ड लेबर, जो कि हम अंग्रेज़ों के ज़माने में देखते थे फोर्स्ड लेबर किया जाता था, लोग राज़ी नहीं होते थे, तब भी उसको जाके अंग्रेज़ों के लिए काम करना पड़ता था, फोर्स होता था, एग्रीमेंट होता था 3 साल 4 साल के लिए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने इस चीज़ को भी बैन किया है। ठीक है, इट अबॉलिशेड दिस आल्सो। तीसरा जो इसी में आपको देखना है कि वो ये है कि एक तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग आया, फोर्स्ड लेबर, हाँ जो यहाँ पे चाइल्ड लेबर है उसको भी इसी चीज़ में बैन किया गया है कि जो भी बच्चा 14 साल से छोटी एज का होगा वो किसी भी जगह पे काम नहीं कर सकता है।
अगर इन केस कहीं पे ऐसा केस देखने को मिलता है तो वहाँ पे क्या है, उस ऑनर को भी जहाँ पे वो काम कर रहा है और इसके पेरेंट को भी पनिशमेंट होगी अकॉर्डिंग टू लॉ। तो उस चाइल्ड के पास राइट है। अच्छा, यहाँ पे ये राइट क्यों है, क्योंकि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में ही एक रूल है कि जो भी बच्चा है 6 साल से लेकर 14 साल तक उसको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन गवर्नमेंट प्रोवाइड करे। तो यहाँ पे फिर गवर्नमेंट फेल हो सकता है कि अगर 14 साल से पहले वाले जो एज के बच्चे वो कहीं पे काम करेंगे। वैसे मूव टू क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। रिलीजन की बात करेंगे, इसमें क्या है, जो भी बंदा है वो क्या क्या कर सकता है, मैं कुछ चीज़ें बोलूँगा। वो प्रैक्टिस कर सकता है अपना रिलीजन, ठीक है ना, प्रैक्टिस कर सकता है, समझ लेना बात को सर, प्रैक्टिस कर सकता है। दैट मीन्स इफ़ वी आर मुस्लिम्स वी कैन ऑफर नमाज इन मस्जिद, ठीक है ना, कोई गवर्नमेंट कोई बंदा नहीं रोक सकता है। हम क्या कर सकते हैं, हम प्रोपेगेट कर सकते हैं अपने रिलीजन को, दैट मीन्स वी कैन प्रीच आवर रिलीजन, हम दूसरों तक अपनी रिलीजन की मैसेज पहुंचा सकता है। तो प्रोपेगेट कर सकते हैं अपने रिलीजन को, ठीक है बेटा, प्रोपेगेट कर सकते हैं। और वी कैन ऑल्सो प्रोफेस इट, प्रोफेस हमें समझ लेना आपको सर, जो हम प्रोफेस करेंगे दैट मीन्स हम चूज कर सकते हैं अपने चॉइस के अकॉर्डिंग किसी भी मजहब को। अगर कोई एथीस्ट बने तो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई नहीं रोक सकता। हाँ, फोर्स्ड कन्वर्जन या फोर्स्ड रिवर्ट नहीं होना चाहिए, तो इस चीज़ में पनिशमेंट हो सकती है। बट अगर कोई अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग करना चाहता है तो कोई भी बंदा या कोई भी कानून उसको नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो हमारे पास एक और है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, वो ये है कि हम अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, खासकर यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे आप याद रखें आर्टिकल 29 to 30, माइनॉरिटीज़ जो हमारे सोसाइटी में है, माइनॉरिटीज़ की जो एजुकेशनल सिस्टम और इनका जो कल्चर है, इस पे बोला गया है कि जो यहाँ के माइनॉरिटीज़ हैं वो अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे खुद अपने लिए सेट कर सकते हैं, वहाँ पे अपने कल्चर के रिलेटेड अपनी लैंग्वेज में पढ़ा सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने इस चीज़ को भी अलाउ किया है। 6th वन विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अच्छा, यहाँ पे आप बोलोगे कि सर 29 से 30 और 30 से सीधे स्विच हमने किया 32 तक। यहाँ पे आप याद रखोगे जो आर्टिकल 31 था वो क्या था, वो था राइट टू प्रॉपर्टी, जिसको आज यहाँ पे नहीं रखा गया है, उसको यहाँ से अब फंडामेंटल राइट हम नहीं मानते हैं। राइट टू प्रॉपर्टी था आर्टिकल 31, अभी ये आर्टिकल फिलहाल ऐसे ही है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज है, आर्टिकल नंबर 32 है। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमंग ऑल दिस, क्योंकि जो भी हमने ऊपर 5 फंडामेंटल राइट्स पढ़े हैं, अगर कहीं पे भी यहाँ पे क्या होता है वहाँ पे उनकी वायलेशन होती है, सो थ्रू दिस राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे कोर्ट में जाके अपने आप को उन जो है ना राइट्स को डिफेंड कर सकते हैं। इसी तरीके से जो प्रोटेक्शन इंडिविजुअल लिबर्टी होता क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस जल्दी सर, इंडिविजुअल की जो लिबर्टी आज़ादी है वो प्रोटेक्शन होती है, जैसे इनमें भी हमने देखा है इक्वालिटी होती है सबके लिए, जस्टिस होता है सबके लिए, डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग बन जाती है, और ह्यूमन डिग्निटी, जैसे हमने देखा यहाँ पे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में चाइल्ड लेबर होगा तो उसकी डिग्निटी पे असर पड़ेगा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होगी डिग्निटी पे असर पड़ेगा। वैसे ही हमने यहाँ पे देखा था कि ठीक है ना, तो फोर्स्ड लेबर होगा डिग्निटी पे असर पड़ेगा, लेकिन फंडामेंटल राइट क्या करता है, इट प्रोटेक्ट्स द डिग्निटी ऑफ द ह्यूमंस। मूव टू क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर फंडामेंटल ड्यूटीज। ड्यूटीज क्या है, इस चीज़ को एक्सप्लेन कीजिएगा। देखो फंडामेंटल ड्यूटीज सबसे पहले हमारे पास 11 है, मैं खाली ऐसे जल्दी बोलूँगा। सबसे पहले फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं क्या, फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये हमारे पास मॉरल ऑब्लिगेशंस सिटीजन्स के लिए हैं, और 51A आर्टिकल में रखा गया है हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में। मॉरल ऑब्लिगेशंस मीन्स अगर हम मॉरली देखेंगे ना तो हमें ये फंडामेंटल ड्यूटीज जो है बहुत अच्छे तरीके से निभाने चाहिए, इससे एक कंट्री अच्छे बन सकती है। ये मेरे पास एक मॉरल ऑब्लिगेशन है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मॉरल ड्यूटी है, ठीक है ना, हर एक सिटीजन के लिए। तो टोटल कुल मिला के ये 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। जैसे किसी ने बोला है फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटी जो है ना ये 2 अपोजिट साइड सेम ही कॉइन के हैं। दैट मीन्स अगर हम देखेंगे कि कॉइन को अगर हम एक साइड निकालेंगे तो कॉइन का वैल्यू नहीं रहता है। जिस तरीके से फंडामेंटल राइट्स हम स्टेट को, हम गवर्नमेंट को क्लेम कर सकते हैं, वैसे ही गवर्नमेंट वहाँ से हमारे लिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्लेम कर सकता है, और हमारी मोरल ऑब्लिगेशन है वी विल ओबे दैम। तो पहला जल्दी जो पढ़ के देंगे, हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन को, नेशनल फ्लैग को, एंथम को।
जब भी नेशनल एंथम जो है लगाया जाएगा, सुना जाएगा कहीं पे, तो उसको रिस्पेक्ट के साथ सुनना पड़ेगा, सुनना चाहिए, फ्लैग को रिस्पेक्ट करना चाहिए, ये चीज़ें इसमें है। तो दूसरा है कि हमें क्या करना चाहिए, आइडियल्स ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, जो भी हमारे जो फ्रीडम स्ट्रगल के जो आइडियल्स हैं, जैसे जिन्होंने लड़ा है ब्रिटिशर्स के खिलाफ, उनको चेस्ट करना चाहिए, उनकी भी एक तरीके से हमें रेस्पेक्ट करनी चाहिए। वैसे अपहोल्ड इंडिया सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, हमें हर हाल में हिंदुस्तान को यूनिटी जो में रखना है, हमें इसके लिए पहल करनी चाहिए, हमें इसके लिए काम करना चाहिए। कभी भी अगर एक्सटर्नल फोर्स हिंदुस्तान पे अटैक करेगा तो हमें उस केस में क्या करना चाहिए, हमें जाके हिंदुस्तान को बचाना, इसकी सोवरेनिटी की लाज रखने के लिए हमें खुद लड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। और यहाँ की इंटीग्रिटी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब जो है इंटीग्रिटी में रहने चाहिए, यूनिटी में रहने चाहिए। इसके लिए जो पहला काम जो है ना वो मुझे ही करना चाहिए। वैसे ही है तो ये 3 तो आए। चौथा है डिफेंड कंट्री, रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड, हमें अपनी जैसे ये रिलेटेड है थर्ड को, हमें अपनी कंट्री को डिफेंड करना चाहिए हर हाल में। जब भी हमें बोला जाएगा कि कोई एक्सटर्नल फोर्स आके अटैक कर रहा है तो हमें उस केस में क्या करना चाहिए, कंट्री को डिफेंड करना चाहिए। वैसे ही प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ द कॉमन ब्रदर, हमें जो भाईचारा कायम रखना है इधर। प्रिजर्व हेरिटेज एंड द कंपोजिट कल्चर, जो हमारा हिस्ट्री है, जो हमारा कल्चर है, इस चीज़ को भी हमें प्रिजर्व रखना चाहिए। हमें अपनी एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन करनी चाहिए, फॉरेस्ट को बचाना चाहिए, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ की हिफाजत करनी चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, एक साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करना चाहिए, ह्यूमनिज्म, इंक्वायरी, ये सब चीज़ें हमें डेवलप करना चाहिए। एक इंसान बन के हमें इस कंट्री में रहना चाहिए। और साइंटिफिक टेम्पर ये कि हमें कुछ ऐसी चीज़ें करनी है कि जिससे मुल्क को फ़ायदा ही हो। तो वैसे ही सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, रिजेक्ट वायलेंस, हमें पब्लिक प्रॉपर्टी को बचाना चाहिए। जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट बिल्डिंग है, स्कूल है, कुछ भी है, हमें उसको बचाना चाहिए, उसको जो प्रोटेक्शन देनी चाहिए। साथ में हमें क्या करना चाहिए, जहाँ पे भी जो ये हम क्या बोलेंगे इसको, जहाँ पे भी वायलेंस हो उस चीज़ को रिजेक्ट करना चाहिए। वैसे ही हमें क्या करना चाहिए, हमें स्ट्राइव फॉर द एक्सीलेंस इन ऑल स्पेस ऑफ लाइफ, हमें अपने आप को एक्सीलेंस दिखानी चाहिए, हर एक ज़िंदगी के पड़ाव पे हमें एक्सीलेंस दिखानी चाहिए। वैसे ही जो है एक और राइट ऐड किया गया है जो कि 86, ये इम्पॉर्टेंट है, 86 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 2002 में इसमें ऐड किया गया है, वो है प्रोवाइड एजुकेशन टू चाइल्ड फ्रॉम द एज ऑफ 6 to 14, जो मैंने इससे पहले जो किया है ये 2002 में इसमें ऐड किया गया है, इससे पहले 10 ही थे। दिस ड्यूटी एम्फेसाइज सिटीजन्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स, इनमें क्या था ड्यूटीज़ में, आप यही चीज़ याद रखोगे, ये सिटीजन्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपता है कि आपको ये रेंडर करने चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज स्टेट को, तो हमारे पास ड्यूटी हमें ये है। इसी के साथ 5वें क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट। तो यहाँ पे क्या देखना है, अगरचे हमें पता है हिंदुस्तान का जो गवर्नमेंट की फॉर्म है वो फेडरलिज्म है, लेकिन इसका जो स्पिरिट में इसकी जो यूनिटरी है, इसको डिटेल में हम यहाँ पे समझेंगे। The Indian Constitution is federal in form because it divides powers between central and state government. That is unionist, statist, concurrentist. पहला हमें पता है, जैसे मैंने बोला हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो है फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे हमें पता है फेडरल क्यों बोलते हैं सर, क्योंकि यहाँ पे जो हम बोलेंगे गवर्नमेंट है ना, वो 3 लेवल्स में डिवाइड किया गया है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम वर्टिकल जो पावर शेयरिंग भी बोलते हैं। जो ऊपर टॉप पे रहेगा सेंटर, और बीच में रहेगा स्टेट, और लास्ट में है लोकल बॉडीज, ठीक है ना। हिंदुस्तान के गवर्नमेंट इस तरीके से जो है शेयर किया गया है बॉडीज, ठीक है। तो हमें क्या पता है, हर एक पर्टिकुलरली फॉर सेंटर एंड स्टेट यहाँ पे लिस्ट को तैयार किया गया, किस जुरिस्डिक्शन में सेंटर रूल करेगा और कौन से जुरिस्डिक्शन में स्टेट रूल करेगा। तो ये 3 लिस्ट में पूरा बोला गया है। पहला जो है यूनियन लिस्ट, वहाँ पे सेंटर रूल करता है, फिर है स्टेट लिस्ट जहाँ पे सेंटर रूल करता है, और फिर है कंकरेंट लिस्ट जहाँ पे दोनों स्टेट और यूनियन मिलके रूल बनाते हैं। तो इस तरीके से जो हो गया ये। अच्छा हाँ, however it is unitary in spirit because the central government holds more power in emergencies, financial matters, and through provisions like the governor's rule, Article 356,
President's rule and the ability holds more power in emergencies, financial matters through the provincial provisions like the governor's rule, Article 350-60, President's rule, the ability to amend the constitution, the balance ensures the national unity while accommodating regional. लेकिन इसको हम एक तरीके से बोलेंगे, इसका जो स्पिरिट है वो यूनिटरी भी है। यूनिटरी किस एंगल से और किस हिसाब से यूनिटरी स्पिरिट को हम बोलेंगे कि है, देखो किस तरीके से यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है। जैसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास कुछ स्पेशल पावर है, कुछ स्पेशल ओकेजन्स के लिए जो कि स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं होता है। तो हम ये बोल सकते हैं सर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, दिस इज मोर पावरफुल दैन द अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है ना। जो हम लिखेंगे दिस इज मोर पावरफुल, ठीक है ना, दिस इज मोर पावरफुल। अच्छा, क्या कहाँ पे पावरफुल है? जैसे हमें पता है जब भी कभी इमरजेंसीज लाइक सिचुएशन हो, जैसे 1976 में इंडिया में इमरजेंसी हुई, जैसे कि जब भी कोई इमरजेंसी हो, एक्सटर्नल फोर्स अटैक करे या इंटरनल कुछ ऐसे वायलेंसेस हो, उस केस में इमरजेंसी रूल होता है। इमरजेंसी कुछ आती हैं जैसे कि कुछ फाइनेंशियल मैटर्स में इमरजेंसी हो, या इसके लिए कुछ प्रोविजंस हैं हमारे पास, ठीक है ना। जैसे गवर्नर का रूल हो स्टेट पे, वहाँ पे सीएम को हटाया जा सकता है, अगर ऐसी सिचुएशन वहाँ पे हुई तो वो सेंटर के दौरा हो सकता है। वैसे ही जैसे उसको प्रेसिडेंशियल रूल भी कहा जाता है, जो कि आर्टिकल 356 क्लियरली इसको डिफाइन करता है। जैसे हमारे पास अभी यह है, इससे पहले कश्मीर में गवर्नर रूल था, लेकिन वो किस स्टेट में कैसे हो गया तो उसका भी एक दूसरा रीज़न है। अब यहाँ पे तो जो कुछ स्पेशल केसेस में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है ना, वो खाली और खाली सेंटर कर सकता है, स्टेट का कोई वहाँ पे रोल नहीं है। तो इस तरीके से जो सेंटर के पास बहुत ही ज़्यादा पावर है, दैट्स वाई कि इसका जो स्पिरिट है वो यूनिटरी है। क्यों यूनिटरी है? रीज़न एक ही है, सेंटर हैज़ मोर पावर दैन द स्टेट्स, ठीक है। अच्छा, फेडरलिज्म क्यों है सर? क्योंकि हमारे पास 3 टायर की गवर्नमेंट है, सेंटर, स्टेट, जिसके लिए हमने यूनियन, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट ऑलरेडी बनाया। जो 6th क्वेश्चन ये है कि एक्सप्लेन द कंपोजिशन एंड द फंक्शंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करेंगे सर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है क्या? ये एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो किसी पे डिपेंड नहीं है, कोई भी गवर्नमेंट इसको प्रेशराइज नहीं कर सकता, ये इंडिपेंडेंटली हर एक डिसीजन ले सकता है और ले भी रहा है। और किसके लिए ले रहा है? रीज़न क्या है? क्या अचीव करना है इसको अचीव करना है रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। इलेक्शन जो भी इंडिया में हो रहे हैं, चाहे पंचायत लेवल से लेके आप जो है लोकसभा पार्लियामेंट्री इलेक्शन तक की बात करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को है कि वो कंडक्ट कराए इसको फ्री एंड फेयर तरीके से। यहाँ से हमें क्या पता है? सबसे पहले इसकी कंपोजिशन क्या है सर? कंपोजिशन में कौन कौन होता है? सबसे पहले एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और ऑलमोस्ट यहाँ पे और एक दो और इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, ठीक है ना। 2 इनका नंबर है आज के डेट में, 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं जो कि इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर को असिस्ट करते हैं, मदद करते हैं। तो मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, इसको अपॉइंट कौन करता है? इसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और भी अब जो है, एक तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दूसरा जो इससे पहले था चीफ जस्टिस, इसको अपॉइंट करता था। इसमें थोड़ा सा अभी कन्फ्यूजन है क्योंकि इसमें चेंजेस हुए हैं। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से मैं इसको डिफाइन फिर से बोलूँगा कि इसको अब अपॉइंट कौन करता है। परहैप्स जो अपोजिशन पार्टी का लीडर है और जो ये रूलिंग पार्टी का लीडर है वो आज इसके डेट में ऐड किया गया। अब वो इसको जो चूज़ करता है, अपॉइंट करता है। फिर भी मैं एक बार इसको देख के बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें रूल्स कुछ चेंज हुए हैं। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। दे हैव अ फिक्स्ड, इनके पास फिक्स्ड टेन्योर है सर। टेन्योर कितना होता है इसमें? टेन्योर इसके पास 6 ईयर्स का होता है। कितना होता है? 6 ईयर्स का। 6 ईयर्स का टेन्योर मीन्स टाइम कितना होता है इसके पास? 6 ईयर्स का होता है, या जब तक उसकी एज 65 ना हो। इसका मतलब क्या है? अगर कोई बंदा है उसकी एज है 63, वो बन गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, लेकिन आफ्टर 2 इयर्स ही बिकम्स 65 ऑफ एज, तो इसके बाद ही वो वहाँ से रिटायर हो जाएगा, ठीक है ना। हाईएस्ट लेवल क्या है इसकी एज की? 65। और कितना मैक्सिमम टेन्योर हो सकता है? टेन्योर मीन्स टाइम कितने टाइम पीरियड तक एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर वहाँ पे रह सकता है? दैट्स 6 ईयर्स, ठीक है। वैसे इसके फंक्शंस क्या? देखो फंक्शन जल्दी
सर इसको कंडक्ट कराना होता है इलेक्शन किसका, लोकसभा का भी, राज्यसभा भी, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सबका इलेक्शन कराना होता है। और इसको क्या करना होता है, जितने भी इलेक्टोरल रोल्स हैं, जैसे इलेक्टोरल जो लिस्ट होता है हमारे पास कि वोटर कौन से हैं, कहाँ से हैं, ठीक है ना। अच्छा से फॉर एग्जांपल इसमें अपडेशन होती है वोटर लिस्ट में, कोई बंदा मरता है उसको वहाँ से निकालना होता है, कोई बंदा जो है जन्म लेता है नया, सॉरी जन्म नहीं, कोई बंदा 18 ईयर्स का होता है तो उसको वोटर लिस्ट में ऐड करना होता है। तो ये सब चीज़ जो है ना वो इस इलेक्शन कमिश्नर का है, इसके ऑफिस का है। इसी तरीके से ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इम्प्लीमेंट करता है, जिसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट को होती हैं कि आप क्या क्या कर सकते हो, या इलेक्शन किस हिसाब से करोगे, कितनी फाइनेंस का इस्तेमाल करोगे, कितने पैसे का इस्तेमाल करोगे, कोई इनॉग्रेशन नहीं करोगे, कोई ऐसा जो है जॉब नहीं दिलाओगे इस पीरियड में। ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक अलग से टॉपिक है, इसको भी कौन करता है। इलेक्शन कैंपेन के दौरान आप किस तरीके से जो कंपेन करोगे, कैसे आप लोगों को कैसे वोट मांगोगे, कौन से हद पार नहीं करोगे, रिलीजियस को लेके वोट आप नहीं मांग सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें इस मॉडर्न कोड ऑफ कंडक्ट में है। अलॉट्स इलेक्शन सिंबल्स, इसी तरीके से जो भी पार्टी आती हैं उसकी जो सिंबल है, जैसे हमें पता है नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पे, वहाँ पे जो प्लफ है उनके पास, वो भी इलेक्शन कमीशन ही सेट करेगा उनके लिए, ठीक है। जो चूज तो वो करेंगे, फिर ये नोट देता है कि क्या ये सही है कि नहीं। जैसे हमारे पास सिंबल्स हैं, हम कुछ ऐसे जो सिंबल नहीं रख सकते हैं जिससे वायलेंस का खदशा हो, जैसे गन नहीं रख सकते हैं, जैसे हम कोई चाकू छुरी इस तरीके की चीज़ें नहीं रख सकते। वैसे ही बेंडोज इलेक्शन एक्सपेंसेस एंड इंश्योर्स अडेयरेंस टू रूल्स, ये वैसे बोलता है कि लोकसभा इलेक्शन में कितना पैसा एक पार्टी खर्च कर सकती है, वैसे ही जो स्टेट जो इलेक्शन में कितना पार्टी खर्च कर सकते हैं। वैसे ही रिजॉल्व डिस्प्यूट रिलेटेड टू इलेक्शन, अगर कहीं पे इलेक्शन रिलेटेड डिस्प्यूट होता है, से फॉर एग्जांपल कहीं पे इलेक्शन हुआ है, अब यहाँ पे कोई ऐसी जो सिचुएशन हुई है कि जहाँ पे लोगों को लगता है कि कुछ टम्परिंग हुई है, कुछ गड़बड़ हुआ है, उस केस में इलेक्शन कमीशन वहाँ पे जो है उस चीज़ को सॉल्व करेगा, या तो इलेक्शन कराएगा या जो अकॉर्डिंग टू रूल ही वो करेगा। इन शॉर्ट में हम ये बोल सकते हैं इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जो है ना, इसको क्या होता है, इट एंश्योर्स द डेमोक्रेटिक इलेक्शंस बाय द मेंटेनिंग फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी, इंटीग्रिटी इन द इलेक्टोरल प्रोसेस। ये क्या करता है, ये इन चीज़ों को मेंटेन करता है। किन चीज़ों को मेंटेन करता है, फेयरनेस, कोई चोरी ना हो, ट्रांसपेरेंसी, साफ और शफाफ माहौल, और इंटीग्रिटी के साथ जो है इलेक्शन कंडक्ट कराया जाए। इस चैप्टर का जो लास्ट जो क्वेश्चन जो हमने बोला था, आप उस पर आते हैं और इसके साथ ही फिर ये वीडियो खत्म होता है। व्हाट आर द वेरियस सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे हमें पता है, जैसे मैंने पहले इस वीडियो में डिस्कस किया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो नोन एज द बोरोवुड कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज ऑफ दिस रीजन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन got some major ideas from the different constitutions of the world. That's why we call the Indian constitution as borrowed constitution. So borrowed constitution इसलिए कहते हैं कि बहुत सारे जो आइडियाज़ हैं बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इसमें से सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट है, जो बहुत सारे फीचर्स हैं, हमने कहाँ से लिए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो कि ब्रिटिशर्स के द्वारा यहाँ पे बनाया गया। कौन कौन सा सर इसमें आइडिया हमने लिया है, जैसे हमें पता है फेडरल स्ट्रक्चर, जो कि अभी हमने इससे पहले वाली स्लाइड में बात की है, ऑफिस ऑफ द गवर्नर का ऑफिस, उसका फंक्शन वगैरह, ये सब इस वाले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया। जुडिशरी, इमरजेंसी प्रोविजंस, जैसे 356 का भी हमने अभी डिस्कस किया, तो सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ये चीज़ें लिया गया। तो फिर से लर्न कीजिएगा, फेडरल स्ट्रक्चर, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी, इमरजेंसी प्रोविजंस, ये कहाँ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। अब तो दूसरे पॉइंट की बात करेंगे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सा, जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है, रूल ऑफ लॉ है, सिंगल सिटीजनशिप है, जैसे अमेरिका में है वहाँ पे डबल सिटीजनशिप है ना, स्टेट का भी सिटीजन है बंदा और सेंटर का भी सिटीजन, लेकिन यहाँ पे हमारे पास खाली सिंगल सिटीजनशिप है। और ये कंसेप्ट कहाँ का है सर, ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट है। ब्रिटिश से हमने 3 चीज़ें कुल मिला के लिए हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ लॉ एंड सिंगल सिटीजनशिप। बात करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स की कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, वहाँ पे हमने लिए, ये इंपॉर्टेंट है, इसको जो स्टार मार्क करके रखना, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। फंडामेंटल राइट्स हैं, जुडिशियल रिव्यू है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है। जो भी हमारा जुडिशियल रिव्यू होता है ना, से फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन लिया, उसके बाद बंदे को फिर से लगता है कि नहीं इसमें कोई प्रॉब्लम है, इससे भी अच्छा डिसीजन हो सकता है, वो फिर से एक बार रिव्यू के लिए
जो वहाँ पे जा सकता है और उनसे दरख्वास्त करता है कि एक बार फिर से आप इसको देख लीजिएगा। ये असल में जो प्रोविज़न है ये है जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविज़न है, तो हिंदुस्तान ने भी इसको अडॉप्ट किया। तो यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सा अडॉप्ट हुआ? फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियल। वैसे इरिश दैट मीन्स आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो कि DPSC के नाम से DPSC के नाम से मशहूर है। ठीक है, ये गाइडलाइंस हैं गवर्नमेंट की ओर से, इस पर भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है? हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन से वहाँ पर लिया है फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर रेसिडरी पावर्स विद द यूनियन। ये हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो इस तरीके से जो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन है हमने कंकरेंट लिस्ट, जो कि मैंने अभी इससे पहले वाले स्लाइड में डिस्कस किया है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड और कॉमर्स, किस तरीके से हर एक इंसान ट्रेड कॉमर्स कर सकता है, उसमें फ्रीडम होगी, ये हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। इस तरीके से हम वीमर कॉन्स्टिट्यूशन दैट मीन्स जर्मनी की बात करेंगे, वहाँ पे हमने इमरजेंसी प्रोविजंस लाइक 356 लिया है। वैसे ही स्वीट USSR जो कि अब आज